सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको 12वीं के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराने की कोशिश करूंगा और इस पूरे के पूरे रिवीजन के सिलेबस में मैं एक एक चैप्टर आपको धीरे धीरे करके कवर कराऊंगा। ठीक है, तो पहली बुक के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। मतलब जो पूरा वर्ल्ड है उसमें किस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 12वीं क्लास के पहला चैप्टर है, उसकी तरफ चलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए। ठीक है, तो इसका सदुपयोग करें और धीरे धीरे करके इस वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, दो ध्रुवता के अर्थ से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दो ध्रुवता का मतलब क्या होता है। ध्रुवता का मतलब होता है दो केंद्र। यानी आपको अगर मैं एक बात बताऊं, 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ और 1945 के बाद पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। दो खेम मतलब कह सकते हैं सेंटर पॉइंट, एक था अमेरिकी गुट और एक था सोवियत गुट। यानी कुछ लोग जो थे वो अमेरिका की शैली को ज्यादा महत्वता दे रहे थे और कुछ लोग जो थे वो सोवियत संघ की। इस कारण क्या हुआ, पूरा विश्व दो खेमों में बट गया और उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो उत्तर की तरफ चलते हैं। 1917 में क्या हुआ, बेल्शेविक क्रांति हुई जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति में क्या हुआ था, इस क्रांति में सोवियत संघ को इस बात को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई कि सोवियत संघ में जितनी भी जनता है उनको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, सारी चीजें करने का। इस कारण सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था लाई गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत ये होता था कि समाज में जितने भी लोग होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उन सभी वर्गों को एक बराबर करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। इसीलिए सोवियत संघ में कहते हैं साम्यवादी व्यवस्था की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 में, और उसी के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन बातों के कारण मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य हुए। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सोवियत संघ में सुधार क्यों किए जा रहे हैं। 1917 में सोवियत संघ की शुरुआत हुई और सोवियत संघ की शुरुआत के साथ ही अगर देखा जाए तो एक लंबा टाइम पीरियड बीतता गया, लेकिन 1980 तक आते आते सोवियत संघ की जो जनता थी वो अपने सरकार की नीतियों से खुश नहीं थी। इस कारण उस समय के वर्तमान कह सकते हैं अध्यक्ष, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कई सारे सुधार किए। वो सुधार क्यों किए गए, क्योंकि सोवियत संघ का अंत होने वाला था। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को बचाने के लिए कुछ सुधार किए और एक एक पॉइंट को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, लगभग 70 सालों से एक पार्टी का राज आ रहा है। भाई 70 साल से अगर एक पार्टी राज कर रही है तो इसका मतलब उसी की चल रही है और वो किसी भी दूसरी पार्टी को खड़े होने नहीं देती थी। इसी कारण क्या हुआ, सोवियत संघ कह सकते हैं समाप्ति की ओर बढ़ा। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है शस्त्रों की होड़ का प्रभाव। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, शस्त्रों की होड़ का मतलब क्या होता है, कंपटीशन है। होड़ मतलब होता है कंपटीशन। किस चीज को लेकर था कंपटीशन, एक तो अमेरिका क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बना रहा है, सोवियत संघ भी क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वेपन बना रहा है। ठीक है, अब सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने इतने ज्यादा वेपन्स बनाए कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इस कारण क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ को बचाने के लिए सुधार करना ही पड़ा था। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि। मतलब सोवियत संघ की उस समय की जो कह सकते हैं जनता थी, वहां पर नौकरशाही का दबदबा बहुत ज्यादा था। नौकरशाही मतलब जो भी सरकार के अधीन रह के कार्य कर रहे थे वो अपनी मर्जी चला रहे थे, अपनी नीतियां चला रहे थे और उनके प्रभाव के कारण ही सोवियत संघ में सुधार करना ही पड़ा। यही एक बहुत बड़ा क्या था, कारण था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र व विचारों की स्वतंत्रता का ना होना। एक ऐसे देश में अगर आप रह रहे हो जहां पर आपको अपनी इच्छा अनुसार अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है तो उस देश में आपका रहना और ना रहना क्या है, एक बराबर है। इसी कारण सोवियत संघ में कहा गया कि अगर लोगों के पास उनके विचारों को ही रखने का अधिकार नहीं होगा तो कह सकते हैं उस देश में कोई भी रहना नहीं चाहेगा। इसी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव ने उसमें सुधार करने में क्या निभाई, अपनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
सरकार का पूर्ण नियंत्रण। कोई भी कार्य हो रहा है ना, छोटे से लेके बड़े कोई भी कार्य, उस सब में किसका नियंत्रण है? सरकार का। सरकार अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, सरकार अपनी चीजें चला रही है, मतलब जनता की ना तो सुनी जा रही है, ना जनता की सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। इसी वजह से सोवियत संघ में सुधार करना जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर यही थोड़े और समय तक चलता तो क्या हो जाता? सोवियत संघ का पतन हो जाता। और ये चैप्टर के एंड में मैं आपको बता ही दूंगा कि सोवियत संघ का क्या होगा, पतन होगा, कैसे होगा, उसके भी कुछ पॉइंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक महाशक्ति बनना। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में इस चीज को लेकर होड़ थी। अमेरिका अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था, सोवियत संघ अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था। इस कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। मतलब अमेरिका अपने आप को नंबर 1 पे लाना चाहता है तो सोवियत संघ भी लाना चाहता है। इस बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी ये दिक्कत हुई कि दोनों को एकजुट रखना था। लेकिन सोवियत संघ ने अपने आप को अमेरिका से भी ज्यादा आगे बढ़ाने की चक्कर में अपने ही देश में कह सकते हैं गड्ढा खोदना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि उसके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप को आगे बढ़ाने की क्या कर रहा था? कोशिश। इस चक्कर में क्या हुआ, सोवियत संघ को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही वो कारण थे जिस वजह से मिखाइल गोर्बाचेव को क्या करना पड़ा? सोवियत संघ में सुधार करना पड़ा। ठीक है, यह आपका तीसरा प्रश्न था। चौथे की तरफ चलते हैं। बर्लिन की दीवार का महत्व क्या है? आपको एक बात तो मैंने बता दी, एक तरफ है अमेरिका जो पूंजीवादी प्रणाली को लेकर चल रहा है, जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ है जिसे कहते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी नीति को लेकर चलता था। ठीक है, और इसी चक्कर में क्या हुआ, जो जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी है जिसका नाम है बर्लिन। बर्लिन के लोगों ने क्या किया, बर्लिन के लोगों के अंदर ऐसी मेंटेलिटी आई कि उन्होंने, बर्लिन के आधे लोगों ने अमेरिका को अच्छा माना और बर्लिन के आधे लोगों ने किसको अच्छा माना? सोवियत संघ को। इस चक्कर में सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पूरे के शहर के बीचों बीच उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी। जो जर्मनी है उसका आधा बर्लिन जो है किसकी बात मान रहा है? अमेरिका की। और आधा जो बर्लिन है वो किसकी बात मान रहा है? सोवियत संघ की। तो इस वजह से यह पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार का महत्व क्या है। बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई? बर्लिन की दीवार इसलिए बनाई गई क्योंकि यहां पर आधे जो लोग थे बर्लिन के वो अमेरिका की नीति को मान रहे थे और आधे लोग किसकी? सोवियत संघ की नीति को। इसी कारण बर्लिन की दीवार का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? यह आपका 1961 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद हुआ क्या कि टाइम बीतने लगा, सोवियत संघ अपने तरफ अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है, अमेरिका अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है। लेकिन 1989 में आते आते जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ही लोगों को यह पता चलने लग गया कि अब सोवियत संघ का अंत निश्चित है। इस कारण हुआ क्या कि जो पूर्वी बर्लिन के लोग थे जो सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को लगा कि अगर हम इसकी नीति के साथ चलेंगे ना तो हमारे साम्राज्य का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इस कारण उन्हीं पूर्वी बर्लिन के लोगों ने क्या किया, उस बर्लिन की दीवार को 1989 में ही क्या कर दिया? गिरा दिया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, बर्लिन की दीवार 1989 में क्या हो गई? गिर गई। ये आपका क्या था? नेक्स्ट प्रश्न था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ एक इतना बड़ा कह सकते हैं देश जिसने अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। इसका विघटन एकदम से कैसे हुआ? एकदम से कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, इसके विघटन के कुछ कारण माने गए, तो उसके कुछ कारण है, उसके बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आपका नागरिकों की इच्छाओं का पूरा ना होना। आप किसी भी राज्य की बात करो, किसी भी साम्राज्य की बात करो, किसी भी देश की बात करो या किसी भी इलाके की बात करो, अगर वहां पर लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होगी ना तो उस चीज का अंत होना संभव ही है। इसी कारण सोवियत संघ की जो जनता थी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था और यह एक कारण बना जिस वजह से सोवियत संघ की जनता नाराज हुई और सोवियत संघ का जब पतन हो रहा था तो जनता ने बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया। ठीक है, ये पहला था। नंबर 2, संसाधनों का गलत प्रयोग। सोवियत संघ की जनता के पास उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी सोवियत संघ की सरकार क्या कर रही है? वेपन्स में खर्चा कर रही है। अगर वो वेपन्स में खर्चा कर रही है तो लोग खाएंगे क्या? बंदूक की गोलियां या बंदूक खाएंगे? नहीं। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, जो संसाधन थे जिनका सही उपयोग करना था वो सही उपयोग नहीं हुआ। इस वजह से सोवियत संघ का क्या हुआ? पतन हुआ। ये दूसरा था।
तीसरा देखो, पश्चिमी देशों के प्रति गलत विचारधारा। सबसे बड़ी चीज यही होती है, अंधविश्वास में रखना। भाई सोवियत संघ की जनता को यह बताया जा रहा है हम लोग जो है ना अमेरिका से भी आगे हैं, अमेरिका हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और इस चक्कर में हुआ क्या कि सोवियत संघ की जनता को जब यह पता चला कि अमेरिका तो हमसे बहुत आगे है, इस कारण उन्होंने क्या किया, इस कारण उन्होंने कह सकते हैं सरकार का सपोर्ट करने से मना कर दिया। और धीरे धीरे करके कह सकते हैं सोवियत संघ का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि जनता क्या थी, जनता बिल्कुल भी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक पॉइंट अभी एंड में बताऊंगा। ठीक है, ये हुआ क्या है। चौथा है जिसे कहते हैं एक पार्टी का पूर्ण अधिकार। एक पार्टी 70 साल से राज कर रही है, सामने किसी दूसरी ऑपोजिशन में पार्टी ही नहीं है। कोई भी पार्टी खड़ी होती है तो उसको या तो हरा दिया जाता है या फिर उसे खड़े नहीं होने दिया जाता है। तो जब एक ही पार्टी राज करेगी, एक ही की चलेगी, तो कोई नीतियां नहीं होगी। तो इस वजह से सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, पांचवा पॉइंट है सैन्य शस्त्रों पर व्यय। अभी मैंने आपको बताया ज्यादातर पैसा किसमें खर्च किया जा रहा है, सैन्य शस्त्र मतलब वेपन्स, बड़े बड़े वेपन्स, बड़ी बड़ी चीजें उस पर खर्च किया जा रहा है। तो इस कारण भी क्या होगा, पता नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों की इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है और सारा पैसा किस पे लगाया जा रहा है, वेपन्स पे लगाया जा रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका गोर्बाचेव की नीतियां। किसकी? गोर्बाचेव की। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को बचाने की पूर्ण कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब थी। क्यों थी नाकामयाब? वो इसलिए नाकामयाब थी क्योंकि वो करने में उसे बहुत समय लगा। समय मतलब कि 70 साल से जो राज चला आ रहा था वो 4-5 साल में एकदम से नहीं बदल सकता, और इसी कारण सोवियत संघ का पतन होना निश्चित था। और सन 1990 और 91 के बीच में क्या हुआ, सोवियत संघ का पतन हुआ। और सोवियत संघ के पतन होने के बाद कई नई राजनीतिक शक्तियां उभर कर सामने आई। ठीक है, तो वो भी हमारा एक क्वेश्चन होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं है, लेकिन सोवियत संघ का ही कह सकते हैं एक वंश जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं वो है, और वो आज एक नंबर 1 कह सकते हैं पावरफुल कंट्री के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, अब देखो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम देखे गए? ये क्वेश्चन इसके बाद एक नंबर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने विघटन पढ़ा, अब परिणाम देख लो। ठीक है, तो ये जो होगा ना, जिस बच्चे ने पहले वाला समझ लिया वो अगला क्वेश्चन आराम से कर देगा। ठीक है, सोवियत संघ जो कह सकते हैं 2 खेमों में बटा हुआ था, उसके विघटन के कुछ परिणाम देखे गए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध मतलब होता है ठंडा युद्ध, यानी युद्ध नहीं होगा, केवल विचारों की लड़ाई होगी, उसी को शीत युद्ध कहा जाएगा। तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात देखा जाए तो क्या हुआ कि अब देखो सीधी सी बात क्या है, बात यह है 2 खेमे थे, एक था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। 2 में से जब एक हटे जाएगा बचा क्या, एक ही बचा। तो शीत युद्ध 2 के बीच में चल रहा था और 2 में से जब एक हट गया तो बचा क्या, एक ही। तो शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति। नंबर 1। नंबर 2 है एक ध्रुवीय विश्व का बनना। 2 महाशक्ति थी, कॉमन सेंस है ना, 2 महाशक्ति थी, एक खत्म हो गई, बची क्या, सिर्फ एक ही बची ना। तो जब वो एक ही महाशक्ति बची तो इसका मतलब क्या है, एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गई। मतलब सब किसकी सुन रहे, सिर्फ अमेरिका की। ठीक है, नंबर 3 है शस्त्रों की होड़ की समाप्ति। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है लोग किस पे पैसा खर्च कर रहे थे, शस्त्र पे। अब जब सोवियत संघ का पतन ही हो गया तो शस्त्र पे कोई पैसा खर्च करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदले। अभी तक चल किसकी रही थी, अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ, लेकिन अब सोवियत संघ तो खत्म हो गया, बचा कौन, अमेरिका। तो चलेगी किसकी, अमेरिका की चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। संपूर्ण विश्व में केवल एक ही कह सकते हैं अमेरिका की नीति चल रही थी, वो थी पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें जनता खुला अवसर चाहती थी, हर चीज में, उत्पादन में या फिर व्यापार में, हर चीज में उन्हें मौका मिल रहा था। और पूंजीवादी व्यवस्था को ही बहुत ज्यादा क्या मिला, मौका मिला। और लास्ट है नए राज्यों का उदय। क्या, नए राज्य, 15 गणराज्य निकले थे, 15, इसमें से 3 मुख्य थे, रूस, बेलारूस, यूक्रेन। रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में क्या किया गया, चुनाव कराया। ठीक है, समझ आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, शॉक थेरेपी क्या है?
शॉक थेरेपी का साधारण शब्दों में मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब किसी को पहले मारो, फिर उस पर मलहम लगा दो। तो यही चीज हुई। सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था, अपनी पूरी कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ नष्ट कर दी। उसी को शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है। जैसे हुआ क्या कि शॉक थेरेपी में सोवियत संघ की जितनी भी नीतियां थी, जितने भी प्लान्स थे, जितनी भी सार्वजनिक चीजें थी, वो सब क्या कर दी उसने? बर्बाद कर दी। और बर्बाद करके नए सिरे से सब कुछ शुरू करने की क्या की? कोशिश की। तो उसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। देखो, सबसे पहला है निजीकरण। उन्होंने ये बताया कि जो संपत्ति का सबसे अच्छा तरीका है निजीकरण, जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मतलब संपत्ति जो होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास खुद की होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 जिसे कहते हैं अधिक उत्पादन। सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ अधिक उत्पादन पर ज्यादा से ज्यादा क्या दिया गया? जोड़ दिया गया। ठीक है। यही शॉक थेरेपी में किया गया। तीसरा है पूंजीवादी पद्धति। अब वही सोवियत संघ जो अमेरिका की नीति को हमेशा गलत बता रहा था, उसी सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस ने क्या किया? पूंजीवादी पद्धति का इस्तेमाल किया, ताकि वो भी अपने देश को आगे बढ़ा सके और सभी लोगों को इस पद्धति से क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है। अगला है जिसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, यानी आप भी आओ, इसे कहते हैं ओपन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, या फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसमें क्या होता है? आप भी आओ, आके व्यापार करो और हमें भी आके व्यापार करने का मौका दो। ठीक है। तो इसमें इन्होंने इसी चीज को महत्व दिया ताकि हर व्यक्ति के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। और अगला है आपका क्वेश्चन, रूस में शॉक थेरेपी के क्या परिणाम देखे गए? ठीक है। तो सबसे पहली चीज, रूस में शॉक थेरेपी के बाद कई सारे परिणाम देखे गए, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखो, शॉक थेरेपी हुई है तो इसका कुछ फायदा नुकसान कुछ तो हुआ होगा, वो पढ़। तो सबसे पहला है राज्य का ढांचा नष्ट हो जाना। जो पूरे राज्य का ढांचा था वो नष्ट कर दिया गया, और जो भी कह सकते हैं सार्वजनिक चीजें थी वो सब क्या कर दी गई? औने पौने दामों में बेच दी गई। ठीक है। नंबर 2 गैराज सेल। क्या है? गैराज सेल। गैराज सेल का मतलब क्या है? जब एक गाड़ी में किसी कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो हम गैराज में जाते हैं। उसी प्रकार इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत पूरे के पूरे रूस में छोटी से लेके बड़ी कंपनी, छोटे से लेके बड़े उत्पाद, जो भी चीजें फैक्ट्रियां वगैरह, सबको क्या किया गया? औने पौने दामों में बेचा गया। और 90% से भी ज्यादा उद्योग जो थे, 90% से ज्यादा उद्योग कंपनियां सब क्या की गई? बहुत ही कम रेट में बेच दी गई। और इस वजह से जो जितने भी शेयर धारक थे उन सबकी जो कह सकते हैं मुद्रा क्या हुई थी? डूब गई। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका रूसी मुद्रा। क्या है? रूसी मुद्रा। भाई रूसी मुद्रा का मतलब क्या है? रूबल। ठीक है। अब जब कह सकते हैं शेयर धारकों की जो पूंजी है वही डूब गई है तो रूसी मुद्रा में भी तो गिरावट आ जाएगी ना। ये किसका परिणाम हुआ? शॉक थेरेपी का परिणाम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसे कहते हैं बैंक व कंपनी की राशि समाप्त हो जाना। आप मेरे को एक बात बताओ, आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे देश का बैंक ही करप्ट हो चुका है या फिर हमारे देश की मुद्रा ही खत्म हो चुकी है, तो जो बैंक में पैसा था वो तो जीरो हो गया। तो सभी बैंकों का पैसा भी जीरो हुआ और सारे लोग भी क्या हुए? कंगाल हुए। तो इस वजह से क्या हुआ कि पूरे के पूरे कह सकते हैं रूस में एक तरह से बहुत ही ज्यादा उन्हें दिक्कतों का उस टाइम पर क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। ठीक है। और अगला है पूंजी डूब जाना। ठीक है। कहते हैं लगभग शॉक थेरेपी के कारण 10,000 कंपनियां जो थी उनकी पूंजी, उनकी कैपिटल क्या हो गई? डूब गई, सब नष्ट हो गया। किस वजह से? शॉक थेरेपी की वजह से। ठीक है। अपराध पर रोक। तो यहां देखो क्या हुआ, अब सीधी सी बात है, काम धाम हो नहीं रहा है तो इसी वजह से क्या हुआ कि अपराध पर रोक लगाने की कोशिश की। सरकार क्या कर रही है? सरकार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपराध पर रोक लगाने की क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे भारत में भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, भारत जो था वो सोवियत संघ के थोड़ा सा करीब था अगर हम उस समय की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है।
बहुध्रुवीय व्यवस्था क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो भारत जो था वो बहुध्रुवीय व्यवस्था का क्या था, पक्षधर था। ना तो वो अमेरिका के गुट में जाना चाहता था, ना वो सोवियत संघ के। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से किसी के भी जाता ना तो उसे दिक्कत होती। इसी वजह से उसने क्या किया, उसने बहुध्रुवीय पक्ष का कह सकते हैं सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता था, क्योंकि भारत अभी अभी क्या हुआ था, आजाद हुआ था, ठीक है। नंबर 2 है जिसे कहते हैं विश्व शांति। तो भारत विश्व में शांति चाहता था और सोवियत संघ के अंत के बाद बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय जो शक्तियां थी वो क्या हो रही थी, उभर कर आ रही थी। हर कोई अपने गुट को अच्छा बनाने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगला है जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। सोवियत संघ में उस समय पर अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा कब हुआ, सोवियत संघ का जैसे ही पतन हुआ तो उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा महत्व दिया गया, ठीक है। जब ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर आएगा तब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन पे ज्यादा इसलिए महत्व दिया गया ताकि सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या कर सके, हर देश में जाकर व्यापार को बढ़ा सके। और इस टाइम पर रशिया को सबसे ज्यादा कह सकते हैं उस टाइम पर व्यापार की जरूरत थी, कंपनियों की जरूरत थी, और कई सारे ऐसे कंपनी के ओनर की जरूरत थी ताकि वो लोग आए और रशिया में इन्वेस्ट करें, और धीरे धीरे करके जो सोवियत संघ का खात्मा हुआ है उसी वजह से रूस को आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका भारत और अमेरिका। सोवियत संघ का तो अंत हो गया, ठीक है, बचा कौन, अमेरिका। अब अमेरिका ने भारत को इनविटेशन दिया कि आप हमारे साथ जुड़ो, और भारत ने भी इसका क्या किया, सपोर्ट किया, और भारत ने भी ग्लोबलाइजेशन में अमेरिका के साथ मिलकर एक नई नीति का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।